देखो जी, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ये तो अब हमेशा बीमार ही पड़ती रहती है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ मेरे पास आएंगी तो घर के कामों में थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं काम वाली बाई को हटा दूंगी तो सारा काम ये संभाल लेंगी। लेकिन इनका तो एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता जा रहा है। अब ये मेरे किसी काम की नहीं रही, इसलिए इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। तनु ने अपने पति आरव से शिकायत करते हुए कहा तो कमरे में लेटी जानकी जी की आंखों में आंसू भर आए। उनका कमजोर शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन दिल पर जो चोट लगी थी वह उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। 6 महीने पहले की बात उनके मन में किसी चलचित्र की तरह घूम गई। तब आरव बड़े प्यार से उनके पास आया था और बोला था, माँ, बुढ़ापे में तुम अकेले गांव में रहकर क्या करोगी? यहाँ हमारे साथ रहोगी तो हमारे घर में भी किसी बड़े बुजुर्ग की छांव बनी रहेगी। उस दिन जानकी जी का मन खुशी से भर उठा था। उन्हें लगा था कि उनका बेटा कितना समझदार और लायक निकला। आजकल के बच्चे तो माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहते और उनका बेटा उन्हें अपने पास बुला रहा था। वह खुशी खुशी अपना छोटा सा घर छोड़कर बेटे के पास चली आई थी। शुरू के 2 महीने सचमुच सपने जैसे बीते। तनु मीठी आवाज में मां जी कहकर पुकारती, उनके लिए चाय बनाती और आरव भी हर बात में उनका ख्याल रखता। जानकी जी दिन रात उन्हें दुआएं देती नहीं थकती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यवहार की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। 4 महीने बीते ही थे कि एक दिन आरव उनके पास आकर थोड़ा धीमे स्वर में बोला, माँ, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगी? जानकी जी ने स्नेह भरी नजरों से बेटे की ओर देखा। बोल बेटा। आरव ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ, गांव वाला घर वैसे ही खाली पड़ा है। आप अगर कहें तो उसे बेच देते हैं। यहाँ लोन वगैरह में थोड़ा सहारा मिल जाएगा और फिर आपको भी तो अब यहीं हमारे साथ ही रहना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा घर खरीद लेता हूँ। यह सुनकर जानकी जी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। घर से जुड़ी अनगिनत यादें अचानक जानकी जी की आंखों के सामने तैर गईं। वहीं आंगन जहां आरव ने पहली बार चलना सीखा था, बरामदे की वह दीवार जिस पर उन्होंने हर साल उसकी लंबाई की लकीर खींची थी और रसोई का वह कोना जहां उसके लिए मनपसंद खीर बनती थी। उनकी आंखें भी गूंथी, दिल जैसे कसकर किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। वह कुछ देर तक चुप बैठी रहीं, जैसे अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने बेटे और बहू के शुरुआती मीठे व्यवहार को याद किया। मन ही मन सोचने लगी, बेटा बहू इतने प्यार से रख रहे हैं, मेरे लिए ही तो कह रहा होगा। आखिर अब रहना भी तो इन्हीं के साथ है। उन्होंने अपनी भीगी पल के आंचल से पूछी और जबरन होठों पर हल्की मुस्कान ले आई। धीमे स्वर में बोली, अगर तुम्हें जरूरत है बेटा तो बेच दो घर। मुझे क्या करना है अब उस पुराने मकान से? मेरी दुनिया तो अब तुम लोग ही हो। ये कहते हुए उनका गला हल्का सा भराया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज संभाल ली ताकि बेटे को उनकी टूटन का एहसास न हो सके। बेटे ने गांव का घर बेचकर ये 3 BHK फ्लैट ले लिया था। नए घर में शिफ्ट होते समय सबके चेहरे पर खुशी थी। जानकी जी ने भी मन को समझा लिया था कि चलो अब यही उनका घर है। शुरू शुरू में सब ठीक चलता रहा। बड़ा सा फ्लैट, अलग कमरा, बालकनी में आती धूप, सब कुछ व्यवस्थित था। जानकी जी भी धीरे धीरे नए माहौल में खुद को ढालने लगी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद तनु के व्यवहार में हल्का सा बदलाव आने लगा। पहले जो बात वह मुस्कुराकर कहती थी, अब वही बात झुंझुलाहट में कहने लगी। माँ जी, दवाई समय पर ले लिया करिए, बार बार याद दिलाना पड़ता है। उसकी आवाज में अब वह मिठास नहीं रही थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर ताने शुरू हो गए। कभी गैस ज्यादा जल जाने पर, कभी पानी खुला रह जाने पर, तो कभी सिर्फ इसलिए कि जानकी जी बार बार खांस रही थी। जानकी जी सब समझ रही थी और चुप थी। वह हर बार यही सोचकर खुद को समझा लेती, नया घर है, जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, बहुत थक जाती होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी टीस अस्थायी रूप से घर करने लगी थी। अगली सुबह की हल्की गुनगुनी धूप बालकनी में फैल रही थी। जानकी जी अपने शॉल ओढ़े आराम कुर्सी पर बैठी थीं। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी चुड़ियों में भी एक नरम सी चमक उतर आई थी। कई दिनों बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उन्होंने आंखें मूंदकर हथेलियां धूप में फैलाई ही थी है कि तभी तनु रसोई से बाहर आई। उसके कदम सीधे बालकनी की ओर मुड़ गए। वह हल्की सी मुस्कान बनाकर बोली, माँ जी, बड़े मजे से धूप सेकी जा रही हैं आजकल। जानकी जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, हाँ बेटी,
डॉक्टर ने कहा था थोड़ी धूप ले लिया करूं। तनु ने हाथ से कोड़ते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ, धूप तो जरूरी है ही। बस सोच रही थी कि अगर आप खाली ही बैठी हैं तो जरा दाल चुन देती। रात को बनानी है और मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। उसने पास रखी थाली जानकी जी की ओर सरकाती। वैसे भी हल्का फुल्का काम करते रहने से शरीर चलता रहता है, उसने जैसे समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन आवाज में हल्का ताना साफ झलक रहा था। जानकी जी के चेहरे की नरम चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने धूप से भरी अपनी हथेलियों की ओर देखा, फिर चुपचाप थाली अपनी तरफ खींच ली। ठीक है बहू, कर देती हूँ, उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा। तनु मुड़कर अंदर चली गई। बालकनी में अब भी वही गुनगुनी धूप फैली थी, लेकिन जानकी जी के मन की गर्माहट जैसे कहीं ठंडी पड़ गई और इस बार उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तेज बुखार, लगातार खांसी और सांस फूलने की शिकायत पर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने साफ कहा, निमोनिया है, पूरा आराम और देखभाल जरूरी है। यह सुनते ही तनु जैसे फट पड़ी। वह ड्राइंग रूम में ऊंची आवाज में हंगामा करते हुए बोली, अब मांझी को वृद्धाश्रम भेज दो, मैं और नहीं संभाल सकती ये सब। रोज दवा, डॉक्टर, खर्च और ऊपर से ऑफिस भी संभालो। विहान कुछ कह पाता उससे पहले ही कमरे से कमजोर सी आवाज आई। जानकी जी दरवाजे के सहारे खड़ी थीं। चेहरा पीला पड़ गया था, सांस भारी चल रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सी ठहराव भरी पीड़ा थी। उन्होंने बेटे की ओर देखा और धीमे कांपते स्वर में बोली, बेटा, मशीनों को भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहना जारी रखा, आवाज भरी आ गई थी, जब तक ठीक थी मदद के नाम पर बहू मुझसे सब काम करवाती थी, और अब जब शरीर जवाब देने लगा है तो मैं बोझ लगने लगी। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो जहाँ ठीक समझो वहीं छोड़ाना। अब आदत हो गई है अपने लोगों के फैसले चुपचाप सुनने की। ये कहते कहते उनका गला पूरी तरह भर गया। कमरे की हवा जैसे भारी हो उठी और विहान पत्थर बना अपनी माँ को देखता रह गया। विहान जैसे अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन माँ की टूटी आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह तनु की ओर पलटा और गुस्से में चीख पड़ा, ये तुम क्या बोल रही हो बेवकूफ औरत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए। उसकी आंखें लाल हो उठी थीं। आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरी माँ मेरी जिंदगी है, इन्होंने गांव का घर ना बेचा होता तो आज हम इस दिन BHK फ्लैट में आराम से बैठे होते क्या? जब हमें जरूरत थी तब इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और आज तुम इन्हें बोझ कह रही हो। तनु के होंठ सूख गए, वह कुछ बोल ही नहीं पाई। विहान रुका नहीं, उसकी आवाज और भरा गई, जब तुम ऑफिस जाती थी तब किसने घर संभाला, किसने तुम्हारे लिए खाना बनाया? तब तो तुम्हें माँ की जरूरत थी, और आज जब माँ बीमार पड़ गई तो तुम्हें वृद्धाश्रम याद आ गया। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, सुन लो तनु, अगर मेरी माँ को यहाँ रहने में जरा भी तकलीफ हुई ना तो मैं ये फ्लैट बेचकर इनका गांव वाला घर इन्हें वापस दिला दूंगा और हम छोटे से किराए के मकान में रह लेंगे, लेकिन माँ को कहीं नहीं भेजूंगा, ये बात गांठ बांध लो। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। तनु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे जैसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस माँ को वह बोझ समझ रही थी वही इस घर की नींव थी। वह धीरे धीरे जानकी जी के पास आई। आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। कपकपाती आवाज में बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी परेशानी में अंधी हो गई थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आपने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। इतना कहकर उसने झुककर जानकी जी के पैर पकड़ लिए। जानकी जी की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ ममता भी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तनु के सिर पर हाथ रखा। गलती समझ आ जाए ना बेटी तो रिश्ते बच जाते हैं। विहान चुपचाप खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर राहत और ग्लानि दोनों थी। उस दिन के बाद घर का माहौल सचमुच बदल गया। तनु अब जानकी जी की दवा समय पर देती, उनके पास बैठती और हर काम में उनका ख्याल रखती। दोस्तों, माता पिता बोझ नहीं होते, वे घर की जड़ होते हैं। जिस छांव में हम बड़े होते हैं उसी छांव को ठुकरा देना सबसे बड़ा अन्याय है। समय रहते अगर हम अपने व्यवहार को सुधार लें तो टूटते रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।